वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखेंगे। कंप्लीट नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे हम आपको प्रस्तुत करेंगे। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ, म्यूचुअल फंड की ABC नाम की एक आर्टिकल्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, खरीद कैसे करते हैं, बिक्री कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, आज के दिन में क्या उसकी उपयोगिता है। दोस्तों इस पुस्तक की सारणी में यदि हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें परिचय रहेगा पेज नंबर 3 पे। फिर हम म्यूचुअल फंड का कामकाज के बारे में सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि आपकी ज़रूरत के लिए म्यूचुअल फंड कौन सा है। फिर म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदें, निवेश को ट्रैक करना सीखेंगे। फिर आपका पहला फंड 63 नंबर पेज पे हम सीखेंगे। दोस्तों फिर से डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी केवल आपके संज्ञान के लिए है और इसे किसी भी तरह से टॉरस म्यूचुअल फंड की किसी भी योजना की यूनिट्स में खरीद अथवा बिक्री की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इस पुस्तिका में दी गई जानकारी वैल्यू रिसर्च द्वारा दी गई है और किसी भी सूचना की संपूर्णता या उसके सही होने के लिए फंड जिम्मेदार नहीं है। यहाँ दिए गए विचारों के आधार पर किसी के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए टॉरस म्यूचुअल फंड की जिम्मेवारी नहीं होगी। दोस्तों चैनल भी अपने तरफ से डिक्लेयर करता है कि ये चैनल बस आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर रहा है जो हमें इस आर्टिकल से मिली है, और हम भी इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते कि सारी चीज़ें 100% करेक्ट है और किसी भी सेल और बिक्री का हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। वैल्यू रिसर्च का उद्देश्य आपको सही सूचना पहुंचाना और निवेश के स्मार्ट फैसले लेने में मदद करना है। 1992 में वैल्यू रिसर्च ने म्यूचुअल फंड रिसर्च की शुरुआत की। आज 2 दशकों से ये स्वतंत्र रूप से निवेश पर शोध कर रहा है। हमारी विश्वसनीय और सटीक जानकारी की पहचान की वजह से हमारे विचारों और आंकड़ों को मीडिया में व्यापक जगह मिली है। भारत में स्रोत वैल्यू रिसर्च का सबसे व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। वैल्यू रिसर्च को निवेशकों के एक बड़े वर्ग तक पहुँचे। हमारे अपने मीडिया उत्पाद हैं जिनमें 2 मासिक मैगजीन म्यूचुअल फंड इनसाइट और वेल्थ इनसाइट और वैल्यू रिसर्च online.com नाम की वेबसाइट शामिल है। ये भारत की निवेश पर अग्रणी वेबसाइट्स में शामिल है। सटीक निवेश के आंकड़ों और सबसे उन्नत पोर्टफोलियो ट्रैकर जैसी सेवाएं इस वेबसाइट की लोकप्रियता की ढूंढी है। म्यूचुअल फंड रैंकिंग, भारतीय निवेशक वैल्यू रिसर्च को 5 स्टार रेटिंग को अच्छे फंड के सबसे विश्वसनीय श्रेणी का रूप में देखते हैं। हमारा नज़रिया, निवेशक सबसे पहले यही नज़रिया हमारे कारोबार को परिभाषित करता है और हमारे सूद निष्पक्षता की प्रसिद्ध का आधार है। अगर हमें लगता है कि कोई फंड निवेशक की ज़रूरत पर खरा नहीं उतरता है तो हम उस फंड के बारे में नकारात्मक विचार प्रकट करने में नहीं हिचकता। हमारा स्वतंत्र होना ही हमारे द्वारा दी गई जानकारी की ईमानदारी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम फंड कंपनियों के रिसर्च और उनका फंड रेटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लेते। अपने आंकड़ों, विवेचना और रेटिंग आदि के लिए हम एक खुली और लिखित प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। इस बुकलेट में दी गई अवधारणाएं और विषय वस्तु पर वैल्यू रिसर्च द्वारा काम किया गया है। दोस्तों अब हम अध्याय 1 में आ गए हैं और इसका हम परिचय देखेंगे म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड बड़ी संख्या में निवेशकों की बचत को इकट्ठा करके इस पैसे के एक ही पूल के तौर पर प्रबंधन करते हैं। निवेशकों को इस बात की चिंता नहीं होती कि वे किस शेयर, बॉन्ड अथवा कमोडिटी में निवेश करें, बल्कि प्रोफेशनल फंड प्रबंधक ये काम उनके लिए करते हैं। म्यूचुअल फंड्स कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं जिन्हें एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। हर AMC कई तरह की फंड योजनाएं चलाती है जो अलग अलग जरूरतों के लिए उपयुक्त होती है। एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए जिसके पास निवेश के बारे में पढ़ने अथवा शोध के लिए वक्त नहीं है, म्यूचुअल फंड का मेहनत में विविधता वाले निवेश का फायदा पाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। ज़्यादातर फंड्स में आप कुछ हज़ार रुपयों से निवेश की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही निवेश के दूसरे विकल्पों के विपरीत म्यूचुअल फंड निवेश ओपन एंडेड योजनाएं ज़्यादा लिक्विड है, यानी आप अपना पैसा किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का फ़ायदा यह है कि
ये आप जैसे व्यक्तिगत निवेशकों को कई तरह के कंपनियों और प्रपत्रों इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर बॉन्ड्स में निवेश का मौका देता है। इसके साथ ही आप काफ़ी कम कीमत में दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें खुद निवेश करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। मोटे तौर पर म्यूचुअल फंड निवेश से पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहला, आप म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित लाभ अंश के द्वारा आय अर्जित कीजिए, या फिर फंड योजना की यूनिटों को कीमत बढ़ने के बाद बेचकर कमाइए। तो म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों किया जाए? शेयर अथवा बॉन्ड्स में सीधे निवेश करने के बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश की कीमत के मोर्चे पर फायदे के अलावा दूसरे भी कई फायदे हैं। आसानी, म्यूचुअल फंड में करीब करीब हर कोई निवेश कर सकता है, क्योंकि इसमें निवेश की शुरुआत 1000 रुपये से हो जाती है, जो कई लोगों की पहुंच में है। इसी तरह से आप आसानी से कोई भी राशि निवेश कर सकते हैं और अपनी पसंद से निकाल भी सकते हैं। आप एक साधारण सा फॉर्म भरकर अथवा ऑनलाइन जाकर निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और आप सीधे अपने बैंक अकाउंट से निवेश के लिए राशि भेज सकते हैं। इसी तरह से रिडेम्पशन फंड यूनिट बेचने के जरिए आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जिसमें 3 से 10 दिनों से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसके बजाय अगर आप सीधे अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद कर एक व्यापक सेट बनाते हैं, तो इसके लिए आपको काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड के जरिए आप काफ़ी कम कीमत में अलग अलग शेयरों का सेट तैयार कर सकते हैं। और क्या चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं अथवा निवेश निकाल सकते हैं। शीघ्र और आसान विविधीकरण, सुरक्षित निवेश का आधार यही है कि आप अपने पैसे को अलग अलग निवेशित रखें। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत कहता है कि अगर आपका निवेश कई सिक्योरिटीज में लगता है तो आपका जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड ऐसा करने का काफ़ी सरल तरीका है। हर फंड पैसे को कई जगह निवेशित रखता है। एक औसत निवेशक की तुलना में म्यूचुअल फंड आसानी से विविधीकरण कर लेते हैं, जैसा कि आम निवेशक नहीं कर पाते। 1000 रुपये के निवेश के जरिए आप म्यूचुअल फंड की मदद से आप भारत की सर्वोच्च कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, जो कि एक व्यक्तिगत निवेशक के तौर पर आपके लिए कर पाना संभव नहीं है। प्रोफेशनल शोध और निवेश प्रबंधन, निवेश करना काफ़ी बड़ा काम है। सैकड़ों कंपनियों को ट्रैक करना पड़ता है और उनका भविष्य बिना किसी चेतावनी के बदल सकता है। शायद आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसके लिए आपके पास पैसे और वक्त नहीं हो। एक औसत निवेशक के लिए ये फैसला लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि किस कंपनी में निवेश किया जाए, कितना खरीदा जाए और कब बेचा जाए। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपने पैसा प्रबंधन के लिए देते हैं। यह व्यक्ति इस बात का फैसला करता है कि आपके लिए क्या खरीदा जाए, कब खरीदा जाए और इसे कब बेचा जाए। शेयर अथवा बॉन्ड्स खरीदने से पहले कंपनी, उद्योग, अर्थव्यवस्था आदि पर काफ़ी शोध करके फंड मैनेजर इन बातों का फैसला लेता है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियों इस सेवा के लिए छोटी सी फीस वसूलती है, जिसे फंड प्रबंधन फीस कहा जाता है, जो किसी फंड में निवेश करने वालों के द्वारा साझा की जाती है। तरलता, बचत के दूसरे तरीकों जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड या नेशनल पेंशन सिस्टम से विपरीत आप म्यूचुअल फंड से अपना पैसा तुरंत निकाल सकते हैं, जो इन्हें काफ़ी तरल बनाता है। आपके बैंक अकाउंट में सीधे रिडेम्पशन की राशि जमा की जा सकती है, जो 3 से 10 दिनों से ज़्यादा का वक्त नहीं लेता है। सेबी के नियमों के मुताबिक सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए तरलता प्रदान करना जरूरी है, लेकिन यह तरलता दूसरे तरह की है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि फंड ओपन एंडेड है अथवा क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड्स लगातार चलने वाले फंड्स हैं, जिसमें आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए निवेश और निकासी दोनों ही कर सकते हैं। ओपन एंडेड फंड्स के मामले में एएमसी खुद ही एनएवी आधारित बिक्री की कीमत पर आपका पैसा 3 से 10 दिनों के भीतर लौटा देती है। क्लोज एंडेड फंड्स को निर्धारित वक्त के लिए लॉन्च किया जाता है और आप इस शुरुआती ऑफर के दौरान ही इसमें निवेश कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स के लिए एएमसी इन फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराते हैं, जिसे आप अपने स्टॉक ब्रोकर के जरिए किसी शेयर की
तरह अपने यूनिट बेच सकते हैं, लेकिन ये विकल्प उत्तम नहीं है क्योंकि फंड की स्टॉक एक्सचेंज पर कीमत ए एंड बी से काफ़ी कम होती है। व्यवहार में आपको क्लोज्ड एंडेड फंड में अपना पूरा पैसा पूर्व वक्त के लिए निवेशित कर रखना चाहिए। फंड्स की एक अन्य श्रेणी भी है जिन्हें इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम कहा जाता है, जहां पर निवेश 3 सालों के लिए लॉक हो जाता है। यह फंड आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत आपका टैक्स बचाते हैं, लेकिन आप कानूनन इस फंड से 3 सालों तक पैसा नहीं निकाल सकते। इसके साथ ही इन फंड में आप एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। विविधता: हर तरह का रिटर्न और जोखिम के लिहाज से हर समयावधि के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। आप चाहे जिस तरह का निवेश करना चाहें, आपके अनुसार आपको कई तरह के फंड्स मिल जाएंगे। टैक्स कुशलता: म्यूचुअल फंड्स की बनावट ही ऐसी है जो निवेश को आसान बना देती है, और अगर आप इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें तो टैक्स समायोजन के मामले में भी ये निवेशकों पर कोई भार नहीं डालते। उदाहरण के लिए, जब भी आप किसी निवेश में खरीद या बिक्री करते हैं तो आपको मुनाफे पर टैक्स चुकाना होता है, लेकिन जब आपकी ओर से म्यूचुअल फंड खरीद बिक्री करते हैं तो ऐसा नहीं होता। बेहतरीन मुनाफे के लिए फंड मैनेजर ज़रूरत के मुताबिक ही शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं, लेकिन आपको उसी वक्त टैक्स चुकाना होता है जब आप फंड से अपना निवेश निकाल रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर इक्विटी फंड्स के मामले 1 साल के बाद निवेशक को निकासी पर कोई कर नहीं देना होता, क्योंकि लंबी अवधि में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। इसी तरीके से इक्विटी फंड्स द्वारा दिया गया लाभांश निवेशकों के हाथ में बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। हालांकि डेट फंड्स द्वारा दिए गया लाभांश भी निवेशकों के हाथ में टैक्स फ्री जरूर होता है, लेकिन फंड्स अथवा योजना को अपने तरह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो आमतौर पर दुर्लभ एसेट क्लास में निवेश करते हैं, जो इन्हें निवेश का एक अनोखा माध्यम बना देता है। पारदर्शी और बेहतरीन विनियमित उद्योग: म्यूचुअल फंड्स को कानूनी तौर पर अपने कामकाज और निवेश के बारे में बृहद आंकड़े जारी करने होते हैं। तकरीबन सभी फंड्स रोजाना ANP जारी करते हैं और हर माह अपना पूरा पोर्टफोलियो भी जारी करते हैं। सेबी फंड उद्योग का काफ़ी कड़ाई से रेगुलेशन करता है और निवेशकों को बेहतर सुरक्षा देने के नियमों में लगातार सुधार करता रहता है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो फंड इक्विटी यानी शेयरों में निवेश करते हैं, जहां संभावित रिटर्न और जोखिम सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे छोर पर वो फंड्स होते हैं जो लघु अवधि के बॉन्ड्स और डिपॉजिट्स में निवेश करते हैं, जो बैंक जमा पर मिलने वाले रिटर्न के आसपास ही रिटर्न देते हैं और निवेश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा फंड्स की गुणवत्ता को लेकर भी विविधता काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी फंड्स में वायदे के मुताबिक प्रदर्शन की क्षमता नहीं होती है, और इसलिए निवेशकों को खास फंड्स का ऐतिहासिक प्रदर्शन और निवेश के वक्त फंड मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर नज़र बनाए रखना जरूरी होता है। दोस्तों, हम अध्याय 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के कामकाज के बारे में हम सीख रहे होंगे। म्यूचुअल फंड्स की उत्पत्ति के पीछे एक प्रायोजक स्पॉन्सर होता है जो म्यूचुअल फंड्स को शुरू करने का जिम्मा उठाता है। म्यूचुअल फंड्स में दूसरे हिस्सेदार भी होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी और यूनिट धारक जो म्यूचुअल फंड्स के निवेशक होते हैं। प्रायोजक AMC का शेयर धारक होता है और सेबी के नियमों के मुताबिक AMC का वास्तविक नियंत्रण बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के हाथों में होता है, जो प्रबंध निकाय के तौर पर काम करता है। यही वजह है कि ज़्यादातर ट्रस्टी स्वतंत्र होते हैं, जबकि प्रायोजक अपना नॉमिनी तय कर सकता है। इसके साथ ही मैनेजमेंट फीस की अधिकतम सीमा भी तय होती है और दूसरे खर्चों का सीमा भी सेबी द्वारा तय की जाती है। सेबी के नियम म्यूचुअल फंड्स के कामकाज की रूपरेखा तय करते हैं और प्रबंध शुल्क और दूसरे तमाम खर्चों की सीमा भी तय करते हैं। सेबी AMC के कामकाज और नीतियों के कई दूसरे पक्षों का भी रेगुलेशन करता है। निवेश का लक्ष्य: एसेट मैनेजमेंट कंपनी कई तरह की फंड योजनाएं प्रदान करती है। इन योजनाओं को एक दूसरे से अलग देखने का एक तरीका यह है कि आप इनके निवेश के लक्ष्यों पर निगाह डालें। सरल भाषा में कहें तो निवेश का लक्ष्य फंड योजना के उस वित्तीय लक्ष्य की ओर इशारा करता है जिसे वो हासिल करना चाहता है।
उदाहरण के तौर पर कुछ फंड अच्छी तरह से जमी हुई बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं या फिर उन कंपनियों में जो नियमित तौर पर लाभांश देती है। कुछ फंड्स केवल गिल्ड्स बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। हालांकि म्यूचुअल फंड्स तय निवेश के लक्ष्य के साथ लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन वक्त बदलने के साथ फंड्स इन लक्ष्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, पर इससे पहले निवेशकों को इसकी सूचना देनी पड़ती है। NAV क्या है? किसी फंड का NAV और निवेशकों के पास यूनिटों की संख्या ऐसे आंकड़े हैं जो सबसे कम उपयोगी है, सबसे ज़्यादा गलत समझे गए हैं और इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक म्यूचुअल फंड इसके निवेशकों द्वारा सामूहिक रूप से किए गए निवेशी धन से बनता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक फंड लॉन्च किया जाता है, इसमें 1000 निवेशकों ने 10-10 हज़ार रुपये लगाए हैं, तो कुल मिलाकर फंड के पास प्रबंधन के लिए 1 करोड़ रुपये है। केवल सुविधा के लिहाज से एक फंड को कुछ वैल्यू के आधार पर यूनिटों में बांटा जाता है और शुरुआत में यह एक पूर्णांक होता है। आमतौर पर यह अंक होता है 10 रुपये। तो ऊपर के फंड में सभी निवेशकों के पास 1000 यूनिट है और फंड ने कुल मिलाकर 10 लाख यूनिटें जारी की है। सामान्य तौर पर NAV फंड की प्रत्येक यूनिट की वर्तमान वैल्यू होती है। इस उदाहरण में फंड मैनेजर ने 1 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक अथवा बॉन्ड्स में निवेश की। शुरुआत में NAV था 10 रुपये, यानी 1 यूनिट की कीमत 10 रुपये। मान लेते हैं कि 1 साल बाद इसी निवेश ने अच्छा प्रदर्शन किया और 1 करोड़ रुपये बढ़कर 1.1 करोड़ रुपये हो गया। अब प्रत्येक यूनिट का NAV हो गया 11। हर निवेश के पास अब 1000 यूनिट है और निवेशकों की कुल कीमत बढ़कर 11,000 हो गई है। यहाँ पर सिर्फ ये समझना आवश्यक है कि कुल परिसंपत्ति में 10% का इजाफा हुआ है और इसलिए निवेशक को 10% का मुनाफा हुआ है। अगर फंड की शुरुआती कीमत 100 रुपये होती तो अब NAV 110 हो गया होता, और अगर फंड फेस वैल्यू 1 रुपये होती तो NAV 1.10 रुपये होता। तो इस आधार पर NAV में कितना फीसदी इजाफा हुआ यहाँ में और वास्तविक संख्या से। हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे म्यूचुअल फंड में चार्जेस, फीस, खर्चे और दूसरी लागत। म्यूचुअल फंड कंपनी जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए वो निवेशकों से शुल्क और लागत वसूलती है। NAV बदलते रहने वाली चीज़ है जो किसी भी वक्त किसी भी दिन प्रत्येक यूनिट की वर्तमान कीमत होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे चार्जेस पे। तो भारत में सैकड़ों तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर हर एक फंड के निवेश के लक्ष्यों के बारे में पढ़ना चाहते हैं जो निवेश के लिए उपयुक्त है, तो यह करीब करीब असंभव कार्य होगा। अगर आप इन फंड्स को उनके निवेश के गुणों के आधार पर कुछ श्रेणियों में बांट दें तो ये काम और आसान हो सकता है। फंड्स के वर्गीकरण की ज़रूरत इसलिए है कि आप जिस फंड में निवेश करने जा रहे हैं उससे रिटर्न की उम्मीदों और अपनी जोखिम लेने की क्षमता का मिलान कर पाएँ। वैल्यू रिसर्च द्वारा म्यूचुअल फंड्स के वर्गीकरण का मकसद ही जोखिम और रिटर्न की पूरी दुनिया को एक समान रिटर्न और जोखिम की उम्मीदों की विभिन्न श्रेणियों में बांटना है। यह उस काम का काफ़ी आसान बना देता है जिससे आप ऐसे फंड्स की पहचान करना चाहते हैं। यह उस काम को काफ़ी आसान बना देता है। इस तरीके से आप जोखिम और रिटर्न के संपूर्ण संतुलन की स्थिति तक पहुंच सकते हैं और एक ही तरह से फंड्स की तुलना आसानी से की जा सकती है। पूरा वर्गीकरण बीते 3 सालों में फंड ग्राहकों द्वारा चलाए जा रहे वास्तविक पोर्टफोलियो की स्थिति के आधार पर तय किया गया है। डेट फंड, इनकम फंड, ऐसे फंड जो अपने घोषित लक्ष्य के मुताबिक अपनी औसत मैच्योरिटी में बदलाव ला सकते हैं। गिल्ड, मध्यम और लंबी अवधि के फंड जो फंड्स गिल्ड सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं और अपने घोषित लक्ष्यों के मुताबिक अपनी औसत मैच्योरिटी में बदलाव ला सकते हैं। लघु अवधि वाले फंड, ऐसे फंड जो गिल्ड में निवेश करते हैं और जिनकी औसत मैच्योरिटी बीते 6 माह में 1 से 4.5 साल के बीच है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ऐसे फंड जिनकी औसत मैच्योरिटी बीते 6 माह में 1 साल से कम है लेकिन ये लिक्विड फंड नहीं है।
लिक्विड फंड, ऐसे फंड जो अपनी परिसंपत्तियों का निवेश ऐसी सिक्योरिटीज में बिल्कुल नहीं करते जिनकी मैच्योरिटी 91 दिन से ज़्यादा है। FMP फंड जिनकी अवधि फंड कंपनी द्वारा तय होती है। इक्विटी फंड, लार्ज कैप फंड, फंड्स जो बीते 3 सालों में अपनी परिसंपत्तियों का 80% लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड, फंड्स जिन्होंने बीते 3 सालों में 60 से 80% निवेश लार्ज कैप कंपनियों में किया है। मल्टी कैप फंड, फंड्स जिन्होंने बीते 3 साल में 40 से 60% परिसंपत्तियों को लार्ज कैप में निवेशित रखा है। मिड कैप स्मॉल कैप, फंड्स जिन्होंने बीते 3 सालों में कम से कम 60% परिसंपत्ति को स्मॉल एंड मिड कैप शेयरों में लगाया है। टैक्स प्लानिंग, ऐसे फंड्स में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर की छूट मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे फंड जिनकी 65% परिसंपत्तियों का निवेश विदेश में है। सेक्टर फंड, बैंकिंग सेक्टर फंड, निवेश के लक्ष्यों के मुताबिक। FMCG फंड, निवेश के लक्ष्यों के मुताबिक। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंड, निवेश के लक्ष्यों के मुताबिक। फार्मा सेक्टर, निवेश के लक्ष्यों के मुताबिक। टेक्नोलॉजी IT सेक्टर फंड, निवेश के लक्ष्यों के मुताबिक। मिले जुले फंड्स, अन्य फंड्स जिनको मौजूदा किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और उनकी अलग से श्रेणी बनाने लायक संख्या नहीं है। आर्बिट्रेज, ऐसे फंड जो इक्विटी और डेरिवेटिव के बीच अंतर का इस्तेमाल रिटर्न प्राप्त करने के लिए करते हैं और जब ऐसा अवसर नहीं होता तो डेट में निवेश करते हैं। एसेट एलोकेशन, ऐसे फंड्स जो बाजार की स्थिति में मद्देनजर पूरा निवेश इक्विटी अथवा डेट में करते हैं। मिले जुले, अन्य फंड्स जिन्होंने मौजूदा किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और उनकी अलग से श्रेणी बनाने लायक संख्या नहीं है। कुल एक्सपेंस रेशियो TR, आमतौर पे MSC प्रोफेशनल तौर पर फंड प्रबंधन के लिए निवेशकों से कुछ खर्च वसूलती है, जिनमें सामान्य कामकाज के खर्च, निवेश के प्रबंधन पर हुए खर्च, सलाह के लिए फीस, बिक्री या एजेंट का कमीशन, सेवा शुल्क, कानूनी और ऑडिट फीस, रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट का खर्च, फंड के संचालन का खर्च, मार्केटिंग और बेचने की लागत शामिल है। ये सभी खर्च जो निवेशकों से वसूले जाते हैं उन्हें कुल एक्सपेंस रेशियो के नाम से जाना जाता है। ये एक सालाना खर्च होता है जो प्रबंधन की राशि AUM का कुछ फीसदी होता है। सेबी के दिशा निर्देशों के मुताबिक जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है कुल एक्सपेंस रेशियो घटना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड का NAV कुल एक्सपेंस रेशियो को मिलाते हुए सभी देनदारियों के बाद तय की जाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर कुल एक्सपेंस रेशियो कम हुआ तो NAV ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने पर NAV कम हो जाता है। हाल ही में सेबी ने सर्विस टैक्स को भी निवेशकों पर लगने वाले खर्च में शामिल कर लिया है, जो पहले AMC द्वारा अदा किया जाता था। तो इस तरह से कुल एक्सपेंस रेशियो किसी भी अकाउंटिंग अवधि में कुल शुद्ध परिसंपत्तियों को कुल खर्च से भाग देने पर मिलता है। TER के तहत होने वाले खर्च। 1 अक्टूबर 2012 को सेबी ने TER को लचीला बना दिया। सरल भाषा में कहें तो परिवर्तनीय बना दिया, जैसे कि आप 100 रुपये के नोट को दूसरे 100 रुपया से उनकी वैधता तक आसानी से आपस में बदला जा सकता है। TER को लेकर सेबी की सीमाएं फीसदी में। पहले 100 करोड़ इक्विटी 2.5% और डेट में 2.25%। अगले 300 करोड़ इक्विटी 2.25%, डेट अगले 300 करोड़ इक्विटी 2.00%, डेट 1.75%। बाकी के बचे हुए एसेट पर इक्विटी 1.75%, डेट 1.5%।
एएमसी के लिए इसका मतलब ये हुआ कि खर्चे एक सिंगल पूल के तौर पर किए जाएंगे, जिसे बाद में विभिन्न खर्चों और शुल्क में विभाजित किया जा सकता है। अक्टूबर 2012 तक मैनेजमेंट फीस और वास्तविक खर्चों में आंतरिक बंटवारा होता था, जो अब एक ही हेड TER टोटल एक्सपेंस रेशियो के तहत शामिल होगा। ऊपर दिए गए खर्चों के अलावा 1 अक्टूबर 2012 से सेबी ने योजना में इन अतिरिक्त खर्चों को मंजूरी दे दी है। 1. अलग अलग श्रेणी में अतिरिक्त खर्च जो दैनिक NAV का 0.2% से अधिक नहीं होगा। 2. 15 बड़े शहरों के अलावा दूसरे शहरों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना में दैनिक NAV का अधिकतम 0.3% खर्च को मंजूरी मिली है, बशर्ते सेबी द्वारा तय नियमों के मुताबिक इन शहरों में आने वाले नए निवेश की हिस्सेदारी को योजना की कुल निवेश का 30% हो। ख. योजना के औसत शुद्ध MAU बीते एक साल का 15% हो। अगर निवेश के एक साल के भीतर इसे वापस निकाल लिया गया है तो इन शहरों से आने वाले निवेश के लिए जो अतिरिक्त खर्च किया गया है उसे वापस उस योजना में निवेशित किया जाएगा। लेन देन का खर्च। अगर निवेश किसी डिस्ट्रीब्यूटर अथवा एजेंट के जरिए किया गया है तो इस स्थिति में अगस्त 2011 में सेबी ने AMC को एक बार के खर्च के रूप में एक छोटी सी राशि की वसूली की अनुमति दी है। नियम यह है कि पहली बार निवेश कर रहे 10,000 रुपये पर 150 रुपये और पहले से निवेश कर रहे निवेशकों के लिए शुल्क 100 रुपये होगा। 10,000 रुपये से कम के निवेश पर कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। SIP के मामले में अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का निवेश होना तय है तो 4 समान किस्तों में 100 रुपये की ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, जो SIP की दूसरी किस्त से 5वीं किस्त तक वसूल की जा सकेगी। एग्जिट लोड। यह शुल्क उस वक्त लगाया जाता है जब निवेशक एग्जिट लोड के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर अपने यूनिट की बिक्री कर देता है। म्यूचुअल फंड्स एक पर्याप्त अवधि से पहले योजना में से निवेश की निकासी को रोकने के लिए एग्जिट लोड का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह की श्रेणियों में पहले से तय निवेश की समयावधि के आधार पर एग्जिट लोड लगाते हैं। ये शुल्क फंड योजनाओं में अलग अलग होते हैं और इसमें एक तय नियम का पालन किया जाता है, जिसमें निवेश की अवधि जितनी ज़्यादा होती है एग्जिट लोड उतना कम होता है। कई मामलों में निवेश की अवधि लंबी होने की स्थिति में एग्जिट लोड कुछ भी नहीं होता। अगर निवेशकों पर एग्जिट लोड लगता है तो इसे सर्विस टैक्स काटने के बाद वापस योजना में निवेश कर दिया जाता है। दूसरी लागतें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करने की स्थिति में निवेशकों को कुछ अप्रत्यक्ष लागत वहन करना पड़ता है, जिसमें उसे डिमैट अकाउंट खोलने, उसके रख रखाव का खर्चा और ब्रोकरेज देना होता है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड शेयरों की खरीद फरोख्त करते वक्त सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना होता है, जिसका अप्रत्यक्ष बोझ निवेशकों को वहन करना होता है। यूनिट धारकों को यूनिटों को भुनाने और इक्विटी आधारित फंड में यूनिटों के फेरबदल की स्थिति में 0.001% की दर से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT देना होता है। अकाउंट स्टेटमेंट क्या है? म्यूचुअल फंड्स अकाउंट स्टेटमेंट में आपके निवेश से जुड़ी कई जानकारियाँ, जैसे कि फंड का नाम, पोर्टफोलियो संख्या, आपका पैन नंबर, किस तरह की निवेश योजना में आपने निवेश किया है, ग्रोथ, डिविडेंड अथवा डिविडेंड को फिर से निवेश करने वाले विकल्प में पैसा लगाया है जैसे डिटेल शामिल होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपने कितनी राशि का निवेश किया है, कितनी यूनिटें आपको मिली हैं और इन यूनिटों की कीमत क्या है। 1 अक्टूबर 2011 से सेबी के दिशा निर्देशों के मुताबिक निवेशकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ईमेल पते पर निवेश के 5 कारोबारी दिनों के भीतर
SMS अथवा ईमेल के जरिए निवेश और यूनिटी को अलॉट किए जाने की पुष्टि करने वाले संदेश का भेजा जाना जरूरी है। इस शुरुआती पुष्टिकरण के बाद माह की 10 तारीख तक अकाउंट का समग्र ब्यौरा कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट देना जरूरी है, जिसमें बीते माह के भीतर फोलियो में किए गए निवेश की पूरी डिटेल देना अनिवार्य है। किसी खास समय अवधि के निवेश की डिटेल्स की जानकारी के लिए भी निवेश आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता। CAS कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट एक तरह का एकल अकाउंट स्टेटमेंट होता है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स की सभी योजनाओं में यूनिट धारक के सभी फोलियो द्वारा किए गए सभी कारोबार का पूरा ब्यौरा शामिल होता है। इस स्टेटमेंट में केवल उन्हीं फोलियो में निवेश का ब्यौरा होता है जो एक माह के दौरान ऐसे निवेशक द्वारा किए गए जो पैन और KYC के नियमों का पालन करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप CAS को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपडेट: आपको सभी निवेशकों की स्व प्रमाणित पैन नंबर की प्रतिलिपि और एक पत्र जिसमें फोलियो नंबर और निवेशक की पूरी जानकारी होती है, ये AMC के पास जमा करना होता है। KYC नियमों का पालन: आपको KYC पंजीकरण एजेंसी के पास KYC की अनौपचारिक पूरी करनी होती है। अपनी पहचान और पते के प्रमाण के साथ KYC फॉर्म को भरना जरूरी है। योग्यता: अगर सभी म्यूचुअल फंड्स में होल्डिंग का तरीका और स्थिति एक ही है, उस स्थिति में निवेश एक साझा CAS के लिए योग्य है। फंड में अपना निवेश कैसे भुनाएं? किसी म्यूचुअल फंड्स योजना में रिडेम्पशन का मतलब है कि आप उस योजना में यूनिटों की बिक्री कर रहे हैं। यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि अपने फंड योजना में किस तरह से निवेश किया है। निवेश किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए किया गया है अथवा AMC से सीधा खरीदा गया है। चाहे आपने किसी एजेंट से म्यूचुअल फंड्स खरीदा हो अथवा AMC से सीधे, निवेश भुनाने के लिए आपको निकासी का फॉर्म भरना जरूरी है। इस फॉर्म में जो जरूरी जानकारियाँ आपको भरनी है, उनमें आपका नाम, जिस फंड में आपने निवेश किया है उसकी फोलियो संख्या और कितनी यूनिटों को आप भुनाना चाहते हैं उसका जिक्र करना होगा। यहाँ आपके अकाउंट की डिटेल्स का भी काफ़ी महत्व है, खास तौर पर वो डिटेल्स जो आपने पहली बार निवेश के वक्त दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते हैं तो निकासी के बाद आपका पैसा उसी अकाउंट में वापस जाता है। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट बदला है तो आपको अपने नए बैंक अकाउंट का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आप अपने नए बैंक अकाउंट के पासबुक की एक प्रतिलिपि जमा कर सकते हैं। बैंक की ओर से जारी और बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र से भी आप अपनी यूनिटों की निकासी कर सकते हैं। सामान्य तौर पर जब आप अपना पूरा भरा हुआ निकासी फॉर्म जमा करते हैं, उसके 10 दिनों के भीतर आपको पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। दोस्तों, अब हम अध्याय 3 पे प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें आपकी ज़रूरत के लिए म्यूचुअल फंड्स कौन से है हम समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह हम आइडेंटिफाई करें, किस तरह पहचाने कि जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें हमारे हमारी ज़रूरत के लिए कौन से फंड है। तो प्रोसीड करते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत में 2001 से ज़्यादा फंड योजनाएँ हैं जिनमें चयन का विकल्प आपके पास है। कई ऐसे फंड्स भी हैं जो किसी खास मकसद के मद्देनज़र काम आ सकते हैं और कई तरह के उद्देश्यों के लिए उन फंड्स का इस्तेमाल एक उचित पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कई फंड्स ऐसे हैं जहां कम अवधि के लिए अपना कैश रखने से लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग तक के लिए पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, जो कई दशकों के लिए होता है। यही वो जगह है जहां पर आप कई स्तरों के आधार पर चुनाव कर सकते हैं और एक तरह से
गेहूं को छिलके से अलग कर सकते हैं। कैसे करें फंड का चुनाव? कई फंड की उपलब्धता के बीच किसी फंड का चुनाव काफ़ी मुश्किल काम है। ऐसा कम ही होता है कि निवेशक जो जीवन यापन के लिए कुछ और काम करते हैं, जिस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, उसके मूल्यांकन के लिए उनके पास एक व्यवस्थित चेकलिस्ट हो। आइए अब आपको किसी फंड के चयन के लिए संरचनात्मक रणनीति के बारे में बताते हैं। कोई भी फंड अच्छा निवेश है और शुरुआत के लिए मुफीद है। इसके लिए आपको 5 आधारभूत क्षेत्रों के आधार पर मूल्यांकन करना है। पहला इसमें आता है प्रदर्शन। जब भी आप फंड का चयन करते हैं तो आपको ऐसे फंड की ओर देखना चाहिए जिसके प्रदर्शन का इतिहास मौजूद है, खासतौर पर बाजार के अच्छे और बुरे दोनों तरह की स्थिति में। इसके बाद मिलते जुलते फंड्स यानी एक ही श्रेणी वाले फंड्स के साथ तुलना कीजिए। अगर आप एक ही श्रेणी के फंड्स के बीच में प्रदर्शन को लेकर तुलना करते हैं, तभी आंकड़े आपको सही तस्वीर दिखा। फंड की तुलना के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि आप वैल्यू रिसर्च, moneycontrol.com, क्रिसिल और दूसरी स्वयं संस्थाओं की रेटिंग एजेंसियों का इस्तेमाल करें। ये रेटिंग आपको बताएगी कि जोखिम के समायोजन के साथ फंड ने कैसा प्रदर्शन किया है और बीते वक्त में उस श्रेणी के फंड्स में उसकी स्थिति क्या है। फंड रेटिंग को किसी भी फंड के मूल्यांकन के लिए एक अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। विविधता। म्यूचुअल फंड विविधता भरे होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके आधार पर आप यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि फंड में अच्छे स्तर की विविधता है अथवा नहीं? फंड में अच्छे स्तर की विविधता है अथवा नहीं, उसकी जांच का एक तरीका यह है कि आप फंड के पोर्टफोलियो पर निगाह डालें जो हर माह उपलब्ध होता है। उदाहरण के तौर पर एक अच्छे स्तर की विविधता वाले फंड में कम से कम 20 से 30 शेयर होने चाहिए और पूरे पोर्टफोलियो में कम से कम निश्चित फीसदी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये शेयर कम से कम 5 सेक्टर के होने चाहिए और हर सेक्टर का भी एक निश्चित हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक निश्चित हिस्सेदारी लार्ज कैप फंड में होना भी जरूरी है, क्योंकि बुरे वक्त में ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसके अलावा भी कई कारक हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये नियम एक ऐसी रूपरेखा का निर्माण करते हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पोर्टफोलियो में विविधता रहे, जिससे हर उस अज्ञात और झटके से फंड को बचाया जा सके जो किसी खास शेयर, किसी खास सेक्टर या खास तरह के शेयरों पर हमलावर हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने निवेश का स्वयं प्रबंधन करते हैं, उनके पास ये सब करने के लिए न तो अनुशासन होता है, न ही पर्याप्त जानकारी। और अगर निवेशक के पास जानकारी अथवा अनुशासन हो भी तो उसके पास ऐसा हथियार नहीं होता जिससे वो मूल्यांकन कर सके कि पोर्टफोलियो में अच्छे स्तर की विविधता है या नहीं। जोखिम। ज़्यादातर निवेश में जोखिम होता है और कम से कम सार्थक रिटर्न देने वाले निवेश में तो होता ही है। आमतौर पर कहा जाता है कि जिस फंड में ज़्यादा जोखिम होता है, ज़्यादातर वक्त में उसमें बेहतर रिटर्न देने की क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन ये समझने का काफ़ी आसान तरीका है कि जोखिम आपको हमेशा एक जैसा परिणाम ही देगा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि सभी फंड्स का संचालन एक जैसी दक्षता के साथ नहीं किया जाता। जोखिम को मापने का सही तरीका यह है कि क्या फंड जितना जोखिम ले रहा है उसके अनुसार न्यायोचित रिटर्न दे पा रहा है अथवा नहीं। खासतौर पर रिटर्न की तरह जोखिम को माप लाना आसान नहीं है। ऐसी कई तरह की सांख्यिकीय तकनीक हैं जिनके इस्तेमाल के जरिए इसे मापा जा सकता है और रेटिंग एजेंसियां प्रदर्शन और जोखिम के आकलन के संयोग से अपनी फंड रेटिंग तैयार करती है। जब भी एक रेटिंग एजेंसी कहती है कि फंड 4 या 5 स्टार रेटिंग फंड है, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे समान तरह के फंड के मुकाबले इसके जोखिम के मद्देनजर इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। पोर्टफोलियो प्रदर्शन और रिटर्न से उल्टे पोर्टफोलियो किसी फंड का आंतरिक स्वरूप है। इस मामले में किसी भी पोर्टफोलियो के
अच्छे, बुरे और घटिया होने के लिए आप जोखिम और रिटर्न के आधार पर किसी फंड का चयन कर सकते हैं। इस बात से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंड में है क्या। किसी भी फंड की मासिक फैक्ट शीट जो फंड की वेबसाइट पर मौजूद है, जो ये दिखाती है कि वित्तीय माह फंड में किसकी कितनी हिस्सेदारी थी। इस फैक्ट शीट से अहम सूचना जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पोर्टफोलियो के आंकड़े। ये आंकड़े दिखाते हैं कि फंड की कितनी हिस्सेदारी किस किस शेयर और निवेश के दूसरे तरीकों में है, किस सेक्टर में फंड का कितना निवेश किया गया है। ये भी जानकारी आंकड़ों में दिखाई देती है। तय आमदनी वाले फंड्स में आंकड़े ये दिखाते हैं कि जहां पर निवेश किया गया है उसमें तय आमदनी की गुणवत्ता क्या है। आप इसकी विवेचना भी कर सकते हैं कि फंड को सुरक्षित सिक्योरिटी पसंद है अथवा ज़्यादा जोखिम, ज़्यादा रिटर्न वाले सिक्योरिटीज। हाइब्रिड फंड के मामले में पोर्टफोलियो के आकलन के लिए इक्विटी और डेट दोनों तरह के निवेश की जांच की जा सकती है। प्रबंधन। फंड प्रबंधन काफ़ी सृजनात्मक और व्यक्ति केंद्रित कार्य है। ये बात कुछ तरह के फंड्स जैसे कि शॉर्ट टर्म तय आमदनी वाले फंड्स और इंडेक्स फंड्स के संदर्भ में सत्य नहीं है, लेकिन इक्विटी निवेश के संदर्भ में ये किसी विज्ञान से भी ज़्यादा है। जब भी आप किसी फंड को इस आधार पर खरीदते हैं क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड, जब आप किसी फंड के भविष्य का अंदाजा नहीं लगा लेते, खरीदारों का यही एक तरीका बचता है। ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो वास्तव में आप फंड मैनेजर कभी कभी उनकी टीम के ट्रैक रिकॉर्ड में खरीदारी करते हैं। फंड खरीदते वक्त आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि फंड के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जो फंड मैनेजर जिम्मेदार था वो अब भी वहाँ है या नहीं। कुल मिलाकर नए फंड प्रबंधन के साथ एक बेहतरीन प्रदर्शन वाला इक्विटी फंड वास्तव में कुछ हद तक एक नए फंड ऑफर की तरह ही है। लागत। अब जबकि फंड के आकलन के लिए 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है, एक कारक और भी है जिसकी अहमियत बढ़ती जा रही है और वो है लागत। फंड्स मुफ्त में नहीं चलाए जाते और न ही सभी फंड्स की लागत एक समान होती है। अलग अलग फंड्स में लागत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये अंतर काफ़ी बढ़ जाता है, खासकर तय आमदनी वाले फंड्स के मामले में जहां पर फंड्स के प्रदर्शन का अंतर शुरुआत में काफ़ी कम होता है। इक्विटी फंड्स के मामले में भी अगर आप कम लागत वाले फंड्स की तुलना में कोई थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो इस आधार पर ज़्यादा लागत वाले फंड्स में खरीदारी फायदे का सौदा नहीं है। याद रहे, किसी एएमसी के पास दूसरों की तुलना में ज़्यादा लागत होने की कोई वजह नहीं है। ये बात अलग है कि हो सकता है कि फंड अपना मार्जिन बढ़ाना चाहता है अथवा मार्केटिंग पर ज़्यादा खर्च करना चाहता है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अलग ज़रूरतें, अलग फंड्स। उपयोगी, समझने में सरल और क्रियान्वयन में आसानी। आपके निवेश के यही गुण होने चाहिए। हालांकि हो सकता है कि आपके वित्तीय लक्ष्य अलग हो और इसे हासिल करने के लिए अलग नज़रिए और फंड्स के समूह की ज़रूरत हो। उदाहरण के तौर पर आपकी ज़रूरत लंबी अवधि या विकास या फिर टैक्स की बचत या फिर रिटायरमेंट के लिए आमदनी हो सकती है। विकास, ग्रोथ। आपका निवेश या तो विकास कर सकता है या उसका मोल बढ़ सकता है या फिर आप आय उत्पन्न कर सकता है। अगर आप विकास के लिए निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बचत से आमदनी प्राप्त नहीं कर रहे हैं और सारे ब्याज और लाभांश आदि को दोबारा निवेश कर दे रहे हैं। विकास चाहने वाले निवेशक वो होते हैं जिनके पास वक्त होता है और जो अपने निवेश को बढ़ते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वे किसी खास मकसद जैसे रिटायरमेंट, बच्चों के विश्वविद्यालय की पढ़ाई या फिर शादी के खर्चे के लिए निवेश कर रहे होते हैं। सामान्य तौर पर इसका मतलब ये होता है कि बचत कुछ महीनों की बजाय कम से कम 5 से 7 सालों तक के लिए की जाती है। विकास के लिए निवेश का मतलब है लंबी अवधि के लिए निवेश, और विकास के लिए निवेश का निश्चित मतलब ये है कि आप इक्विटी अथवा
इक्विटी आधारित निवेश के तरीकों में अपना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि लंबी अवधि का इक्विटी निवेश ही महंगाई को पराजित कर सकता है। तो निवेश के लिए कितने तरह के फंड्स हैं? इक्विटी और बैलेंस फंड, अंतर्राष्ट्रीय फंड्स और दूसरे तरह के इक्विटी फंड जैसे कि इंडेक्स फंड्स अथवा किसी थीम पर आधारित फंड्स। इक्विटी फंड्स ऐसे फंड्स अपना अधिकतर निवेश अलग अलग बाजार पूंजीकरण के शेयरों में करते हैं। इन्हें लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप और अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में बांटा जा सकता है। बैलेंस फंड, इन्हें हाइब्रिड फंड्स भी कहा जाता है, जो इक्विटी और डेट निवेश का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होते हैं। इस अनुपात को बनाए रखने के लिए फंड मैनेजर ज़्यादा मुनाफे वाली जगह से कम मुनाफे वाली जगह पर निवेश करते हैं। दरअसल इक्विटी में होने वाले मुनाफे को डेट के जरिए सुरक्षा दी जाती है। बैलेंस फंड्स का ये लाभ है कि ये शुद्ध इक्विटी फंड्स की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। जब बाजार में मुनाफा होता है तो इनमें भी अच्छी बढ़त होती है, लेकिन जब बाजार गिरता है तो इनमें कम तेज़ी से गिरावट होती है और अच्छे वक्त में हुए मुनाफे की सुरक्षा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय फंड्स, भारतीय म्यूचुअल फंड्स में ऐसे फंड्स की संख्या बढ़ रही है जो विदेश में निवेश करते हैं। ये फंड्स भारत से बाहर निवेश करते हैं, जो भौगोलिक विविधता के साथ साथ अलग अलग तरह से थीम और कारोबार में भी निवेश करते हैं। फिलहाल 3 तरह के वैश्विक फंड मौजूद हैं। पहले वे जो सीधे तौर पर वैश्विक बाजार में निवेश करते हैं, दूसरे जो मौजूदा वैश्विक फंड्स में निवेश के लिए फीडर के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, और फंड्स ऑफ फंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए कई तरह के फंड्स में निवेश करते हैं। इनमें से कुछ योजनाओं का फोकस भौगोलिक होता है और कुछ थीम जैसे कि खेती बाड़ी या कमोडिटी में निवेश करते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप ये तय कर सकते हैं कि आप किस तरह का निवेश करना चाह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में निवेश करते वक्त टैक्स के असर को जानना भी जरूरी है। जिन फंड्स का 65% से कम निवेश घरेलू शेयर बाजार में निवेशित रहता है, उसे डेट फंड की तरह देखा जाता है, जिसका मतलब हुआ कि उन पर लंबी अवधि और लघु अवधि का टैक्स लगेगा। इंडेक्स फंड, जैसा कि नाम से पता है कि इंडेक्स फंड ऐसे म्यूचुअल फंड से जो किसी इंडेक्स के प्रदर्शन को परिलक्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे इंडेक्स फंड हैं जो सेंसेक्स अथवा निफ्टी के प्रदर्शन को परिलक्षित करते हैं। सेक्टर फंड्स, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो ज़्यादातर निवेश किसी खास सेक्टर में करते हैं। जैसे कि कई म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो एक ही सेक्टर में, जैसे कि बैंकिंग, FMCG या फार्मास्यूटिकल्स में निवेश करते हैं। ऐसे फंड्स का मकसद होता है कि वो निवेशकों को एक ऐसा विकल्प प्रदान करे जिससे वे ऐसे सेक्टर में निवेश कर सके जहां विकास की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हो। थीम पर आधारित फंड्स, ये फंड्स किसी खास स्पष्ट दिखने वाले सेक्टर पर फोकस न रहकर निवेश की एक व्यापक थीम पर नज़र रखते हैं। हालांकि भले ही कोई थीम एक सेक्टर से ज़रूर व्यापक हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही अर्थों में विविधता वाला हो। कुछ थीम जो भारत में लॉन्च किए गए हैं वो है ग्रामीण विकास, आर्थिक सुधार, अगली पीढ़ी, सरिया फंड्स और यहाँ तक कि इंटरनेट पर आधारित फंड्स, जैसे कि नाम बताते हैं ये काफ़ी व्यापक है। विकास और टैक्स की बचत, म्यूचुअल फंड्स की एक श्रेणी भी है जो न केवल विकास का रास्ता खोलता है बल्कि निवेशकों पर आयकर का बोझ भी कम करती है। टैक्स बचत करने वाले इस फंड्स को ELSS भी कहा जाता है और टैक्स कानून के मुताबिक इनका नाम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये सामान्य तौर पर इक्विटी फंड्स ही है जिनमें निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर में छूट का हकदार है। धारा 80C के तहत आप कई तरह के निवेश
में 1 लाख रुपये तक की राशि को निवेश कर सकते हैं, जिनमें ELSS भी एक जरिया है। चूँकि ये इक्विटी फंड्स हैं, इनमें आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि का ये नज़रिया जबरन आरोपित है। चूँकि कर कानूनों के मुताबिक इन फंड्स में निवेश कम से कम 3 सालों के लिए लॉक रहता है। इस लॉक इन नियम की वजह से निवेशकों को इन फंड से वाजिब रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। इसके साथ ही कर में बचत रिटर्न को प्राकृतिक बढ़ावा देती है। निवेश के लिए फंड्स के प्रकार: इक्विटी, लिक्विड सेविंग स्कीम। टैक्स कुशल आमदनी। आय के लिए निवेश की ज़रूरत आमतौर पर उस वक्त पड़ती है जब आप अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने निवेश का एक हिस्सा नियमित तौर पर निकालते हैं। सामान्य तौर पर अवकाश प्राप्त या फिर जिनकी कोई असल आय नहीं है वही ऐसा करते हैं। आय के लिए निवेश धन इकट्ठा करने के लिए निवेश से अलग है। सबसे पहले यह अनुमान योग्य होना चाहिए। जब काफ़ी वक्त बाद के लिए धन इकट्ठा किए जाना है तो यह बात मायने नहीं रखती कि अलग अलग वक्त में रिटर्न कम है या ज़्यादा। लेकिन जब आपको नियमित तौर पर निकासी करनी हो तो यह असमानता अच्छी बात नहीं है। दूसरा, यह अनुमानित रिटर्न महंगाई दर से ज़्यादा या कम से कम इसके आसपास तो होनी ही चाहिए। अगर रिटर्न की दर महंगाई दर से आसपास नहीं है तो वास्तव में आपका पैसा आपकी कीमत खो रहा है, भले ही आप उसका उपयोग कर रहे हैं अथवा नहीं। तीसरा, निवेश को तरल होना चाहिए। तरल होने का मतलब है कि इसका लॉक इन पीरियड ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे आप इसे नियमित तौर पर निकासी कर सकें। ऐसे निवेश की संख्या ज़्यादा नहीं है जो इन ज़रूरतों को पूरा करती हो। बचत खाता पहले और तीसरे बिंदु पर खरा उतरता है। यह निश्चित तौर पर सुरक्षित है और अनुमान लगाने योग्य है। यह बहुत ज़्यादा तरल भी है, लेकिन इसकी ब्याज दर काफ़ी कम है। फिलहाल ज़्यादातर बैंक 4% का ब्याज अदा करते हैं और कुछ बैंक ऐसे हैं जो डिपॉजिट की बड़ी राशि पर थोड़ा ज़्यादा 6% तक का रिटर्न अदा कर रहे हैं। बीते कुछ साल पहले बचत खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की तुलना में निश्चित तौर पर यह आकर्षक है, लेकिन महंगाई की जो मान ग्राहकों को झेलनी होती है उसके ये आसपास भी नहीं ठहरते। बचत खाते में पड़े पड़े आपका पैसा अपना वास्तविक मूल्य भी खोता जाता है और वक्त के साथ कम चीज़ें खरीद पाता है। तो अब विकल्प के तौर पर बचते हैं डेट फंड्स। इनमें ऊपर दिए गए कोई अवगुण नहीं है। इस उद्देश्य के लिए लघु अवधि के डेट फंड सबसे उपयुक्त है। डेट फंड्स अपने लक्ष्यों के मुताबिक लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स अथवा गिल्ड फंड्स हो सकते हैं। डेट फंड्स का दुनिया में इनकम फंड्स को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है। इनकम फंड्स की कैटेगरी को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले वे कॉर्पोरेट डेट में दांव लगाते हैं और जिनकी डेट यील्ड ज़्यादा होती है, और दूसरे वो जो ब्याज दरों में उतार चढ़ाव में मुनाफा कमाते हैं। इस श्रेणी के फंड्स बॉन्ड्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, सरकारी सिक्योरिटीज, पास थ्रू सिक्योरिटीज, कोलेटरल आधारित डेट में निवेश करते हैं। तय आमदनी वाले निवेश के तरीकों और ब्याज दरों में विपरीत रिश्ता है। जब पूरी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में बढ़त होती है तो बॉन्ड्स की कीमतों में गिरावट होती है और इसका उल्टा भी सही है। इन फंड्स में भी ज़बरदस्त तरलता होती है। आप किसी भी दिन अपना पैसा निकालने का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन निकासी में कम से कम 3 दिनों का वक्त लग जाता है और रिटर्न बैंक डिपॉजिट की तुलना में बेहतर होती है। वास्तव में अगर आपका निवेश 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो टैक्स कटने के बाद यहाँ आपको फिक्स डिपॉजिट निवेश से बेहतर रिटर्न मिलता है। आमदनी के लिए किया गया निवेश जोखिम और रिटर्न के लिहाज से अनुमान लगाने योग्य होना चाहिए और इसमें तरलता भी होनी चाहिए। एक अच्छे निवेश में रिटर्न की दर महंगाई की दर के न केवल बराबर होती है बल्कि इसे पार भी कर जाती है और फिर यह आय का दूसरा स्रोत बन जाती है। लंबी अवधि में डेट फंड्स बैंक डिपॉजिट की तुलना में नियमित आय का बेहतर स्रोत साबित हो सकता है।
निष्क्रिय पड़े बैंक बैलेंस पर रिटर्न को बढ़ाएं। अक्सर पैसा खोने के डर से बचने के लिए लोग अपने पैसे का बड़ा हिस्सा बचत बैंक खाते में जमा कर रखते हैं, जिस पर मिलने वाला रिटर्न बेहद कम होता है। डेट फंड्स बैंक फिक्स डिपॉजिट का सीधा और प्रतिस्पर्धी विकल्प है। दोनों में प्राथमिक अंतर सुरक्षा और टैक्स यानी कि रिटर्न के मामले में है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग का लाभ यहाँ टैक्स रिटर्न में है, वहाँ फिक्स डिपॉजिट सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड्स की तरह डेट फंड्स में रिटर्न की कोई निश्चितता नहीं है। रिटर्न बाजार से जुड़े हैं और निवेशक ऐसे किसी भी खतरे की छाया में है जहां उन संस्थाओं को किसी भी नुकसान या क्रेडिट समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिसके बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। हालांकि यह म्यूचुअल फंड्स में आपके निवेश की सुरक्षा के लिए एक कानूनी व्याख्या है। सबसे बड़ा अंतर कराधान या टैक्सेशन का होता है। बैंक फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाली रिटर्न ब्याज से होने वाली कमाई है और यह आपकी समान आय में जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर निवेशक सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में होते हैं। यह रिटर्न को उतनी फीसदी घटा देता है। डेट फंड्स में रिटर्न 12 महीने या उससे ज़्यादा अवधि के लॉन्ग टर्म्स में कैपिटल गेन टैक्स के तौर पर वर्गीकृत किए जाते हैं और इस वजह से इन पर इंडेक्सेशन के साथ 10 से 20% टैक्स लगता है। अगर इंडेक्सेशन से होने वाले लाभ को ध्यान में रखा जाए तब एफडी और डेट फंड से होने वाले रिटर्न्स में बड़ा अंतर होता है। और अगर आप निवेश को इस तरह से करते हैं कि आपको 370 दिनों के फिक्स मैच्योरिटी पर दोहरे इंडेक्सेशन का लाभ मिल जाए तो ये किसी बोनंजा से कम नहीं। जिन डेट फंड्स में निवेश 1 साल से कम के लिए किया जाता है उस पर आयकर स्लैब के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन एक रणनीति है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। डेट अथवा लिक्विड फंड्स का लाभांश निवेश के हाथ में टैक्स फ्री होता है, जो इसे बैंक डिपॉजिट की तुलना में ज़्यादा आकर्षक बना देता है। हालांकि डेट फंड्स योजनाओं को लाभांश के वितरण पर अतिरिक्त टैक्स अदा करना होता है। कर की ये दर 23.325% सरचार्ज और शेष मिलाकर होती है। जब ये लाभांश किसी व्यक्ति अथवा अविभाजित हिंदू परिवार को दिया जाता है तो कर की दर 33.99% सरचार्ज और शेष मिलाकर होती है। जब ये लाभांश अन्य निवेशकों को दिया जाता है, पहले लिक्विड फंड्स पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दूसरे डेट फंड्स की तुलना में कम होता था, लेकिन अब ये बराबर हो गया है और इसलिए यह फायदा तो अब रहा नहीं। जब आप लिक्विड फंड में निवेश कर रहे हैं तो डिविडेंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि लाभांश को वापस यूनिटें खरीदने में लगा दिया जाएगा जिसे नया निवेश माना जाता है। इस आधार पर कैपिटल गेन काफ़ी कम होगा। अगर आप लिक्विड फंड में 1 साल से अधिक पैसे रखने का इरादा रखते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा लेने के लिए ग्रोथ विकल्प में निवेश करना चाहिए। एफडी के स्मार्ट विकल्प बैंक की सावधि जमा योजना का एक अच्छा विकल्प तय मैच्योरिटी वाली योजनाएं हैं। यह निवेशकों द्वारा बैंक फिक्स डिपॉजिट के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, जिसका मतलब हुआ कि आप लॉन्च किए जाने के वक्त ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं और पहले से तय अवधि के बाद ही इससे निकासी संभव है। चूँकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, आप वक्त से पहले भी इनमें से निकल सकते हैं, लेकिन आपको इसकी कीमत कम मिलेगी, क्योंकि आमतौर पर एनएबी की तुलना में एक्सचेंज पर कीमत कम है। हालांकि फंड एंड हाउसेज एफएमपी पर अब सांकेतिक रिटर्न नहीं बता सकती, लेकिन रिटर्न कमोबेश तुलनात्मक और कभी कभी तो बैंक डिपॉजिट से भी बेहतर होते हैं। एफएमपी डेट योजनाओं में निवेश करते हैं और उनमें मैच्योरिटी तक बने रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बाजार में निवेश की कीमत में उतार चढ़ाव के बावजूद अंतिम आमदनी का अनुमान लगाया जा सकता है। एक स्पष्ट सवाल यह है कि निवेशकों को बैंक जमा योजनाओं की तुलना में एफएमपी को तरजीह क्यों देनी चाहिए। इसका जवाब कर कुशलता से ही जुड़ा हुआ है।
जब भी आप अपना पैसा सावधि जमा योजना में लगाते हैं, इसका ब्याज आपकी आमदनी से जोड़ दिया जाता है। 1 साल से ज़्यादा अवधि वाले एफडी पर अगर आप अपना सारा मुनाफा कैपिटल गेन की तरह ले जाना चाहते हैं, तो इंडेक्सेशन के बिना 10% और इंडेक्सेशन के साथ 20% का टैक्स लगेगा। कर की दरों को देखते हुए ये व्यक्तिगत निवेशकों और कंपनियों के लिए काफ़ी बचत करता है, क्योंकि उन्हें बैंक जमा की ब्याज पर टैक्स देना होता है। पूंजी की सुरक्षा। जो निवेशक अपनी पूंजी की सुरक्षा चाहते हैं, उनके लिए फंड्स की एक नई श्रेणी है, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। यह आपको पूंजी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन इनकी संरचना ऐसी होती है कि पूंजी सुरक्षित रहती है। पूंजी की सुरक्षा इनका लक्ष्य होता है, बाध्यता नहीं। बैंक जमा योजना की तुलना में टैक्स के मामले में ये फंड बाजी मार ले जाते हैं। अगर आप 1 साल बाद इन फंड्स से पैसा निकालते हैं, तो इंडेक्सेशन के बिना 10% और इंडेक्सेशन के साथ 20% का टैक्स लगेगा, जबकि बैंक सावधि योजना के मामले में सर्वाधिक टैक्स स्लैब वाले निवेशकों के लिए 30% का टैक्स स्रोत पर ही काट लिया जाता है। अध्याय 4। दोस्तों, अभी हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 4 में। म्यूचुअल फंड कैसे खरीदने के आर्टिकल की जानकारियाँ हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें। अध्याय 4 चालू करते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें। आपके पास म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने के कई तरीके हैं, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले आपको कुछ ज़रूरी कागजी काम पूरा करना होता है। सही तरीके से कागजी काम पूरा करने से आप बिना किसी रुकावट के निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए ज़रूरी चीज़ें। किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए आपके पास पैन कार्ड, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आपने KYC नो योर क्लाइंट प्रक्रिया नहीं करवाए है, तो आप म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीद पाएंगे। बैंक अकाउंट निवेशक के नाम पे होना चाहिए और यह मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC के ब्यौरे के साथ होना चाहिए। सभी चेक में यह ब्यौरे उपलब्ध होते हैं। दरअसल इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले आपसे एक कैंसल्ड चेक लीफ मांगते हैं। KYC प्रक्रिया कैसे करवाएं। दरअसल KYC प्रक्रिया के लिए निवेशक को बाजार नियामक संस्था सेबी के मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने वाले कानून यानी धन संशोधन निरोध अधिनियम 2002 के नियमों पर खरा उतरना होता है। हालांकि सरकार समय समय पर इन नियमों में बदलाव करती रहती है। निवेशकों को KYC प्रक्रिया से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी सुविधाजनक है। दरअसल सेबी द्वारा नियंत्रित सिक्योरिटीज मार्केट की म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, स्टॉक ब्रोकर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसी सभी इंटरमीडियरीज को KYC नियमों का पालन करना होता है। इन सभी के लिए KYC नियम एक समान है। इस वजह से किसी एक इंटरमीडियरीज के लिए KYC प्रक्रिया कराने पर वह दूसरे इंटरमीडियरी के लिए भी काम आ जाती है। यानी निवेशकों को बार बार KYC प्रक्रिया से गुजरने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है और निवेशक के लिए निवेश प्रक्रिया आसान हो जाती है। KYC एप्लीकेशन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पहचान का प्रमाण पत्र जैसे कि पैन कार्ड की कॉपी या UID यानी आधार या पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आपके पते का प्रमाण जिसके लिए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या घर का पंजीकृत लीज बिक्री समझौता या हाल में निकलवाया गया बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक या टेलीफोन केबल लैंडलाइन का बिल या बिजली का बिल, गैस का बिल इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बिल 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। आपको सत्यापन के लिए ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की खुद के द्वारा प्रमाणित कापी जमा करनी पड़ेगी। दस्तावेजों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आपको
असल दस्तावेज भी दिखाने पड़ेंगे। किसी कारणवश अगर आपका सत्यापन के समय असल दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो फिर आपको जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की कॉपी को किसी ऐसे अधिकारी से प्रमाणित करना होगा जिससे संबंधित दस्तावेज की प्राथमिकता सिद्ध करने का अधिकार हो। अगर आप किसी कारणों से सभी जरूरी दस्तावेजों जमा नहीं कर पाए तो इससे आपको केवाईसी प्रमाण पत्र हासिल करने में देरी होगी। भारतीय नागरिक निम्नलिखित लोगों से दस्तावेज प्रमाणित करवा सकते हैं: नोटरी पब्लिक, राजपत्रित अधिकारी, मल्टीनेशनल विदेशी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का मैनेजर। प्रमाणित होने वाली कॉपी पर संबंधित अधिकारी का नाम, उसका पद और मुहर स्पष्ट होने चाहिए। NRI इन लोगों से दस्तावेज प्रमाणित करा सकते हैं: भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राधिकृत अधिकारी, नोटरी पब्लिक, कोर्ट मजिस्ट्रेट, जज, आवेदक जिस देश में रह रहा है वहां के भारतीय दूतावास से भी दस्तावेज प्रमाणित करवाए जा सकते हैं। आप अपना केवाईसी स्टेटस कैसे जांच सकते हैं? मौजूदा निवेशक और केवाईसी के लिए आवेदन देने वाले निवेशक काफ़ी आसानी से केवाईसी स्टेटस जान सकते हैं। निवेशक पैन कार्ड के जरिए केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी पर अपनी स्थिति का पता कर सकते हैं। फॉलोइंग जो आपका URL है उस पर आप जा सकते हैं: www.cvlkra.com, https://kra-ndml.in, www.nsckra.com, https://camskra.com, www.carvkra.com। म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक फॉर्म होता है और निवेशकों के लिए इसे भरना जरूरी होता है। अगर आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में निवेश शुरू किया है तो आपको 2 फॉर्म भरने होंगे। पहले म्यूचुअल फंड के साथ अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म भरना होगा और दूसरे फॉर्म में SIP से जुड़े ब्यौरे जैसे कि हर महीने जमा करने वाली रकम कितनी बार जमा की जाएगी, रकम जमा करने की तारीख का लेखा जोखा देना होगा। ग्रोथ डिविडेंड या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। आप म्यूचुअल फंड में 3 विकल्पों के तहत निवेश कर सकते हैं: ग्रोथ, डिविडेंड और डिविडेंड पुनर्निवेश। निवेशकों को फॉर्म भरते समय इनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। यदि आपने किसी विकल्प का चुनाव नहीं किया तो फंड हाउस स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले दस्तावेज में दिए गए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन का चुनाव कर लेगा। ज़्यादातर मामले में यह ग्रोथ ऑप्शन ही होता है। निवेशक बाद की किसी तारीख में अपनी सुविधा अनुसार निवेश के विकल्प को बदल सकते हैं। ग्रोथ का विकल्प। इस विकल्प में म्यूचुअल फंड स्कीम कोई डिविडेंड नहीं देती है बल्कि इसमें फंड लगातार बढ़ोतरी करता रहता है, इसलिए यूनिट धारक के तौर पर आप कुछ प्राप्त नहीं करते। ऐसे में स्कीम में पुनर्निवेश करने का सवाल ही नहीं उठता। जाहिर सी बात है कि अगर आपको कुछ मिलता है तभी आप उस रकम का दोबारा निवेश करते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होता। हालांकि अगर फंड को अपनी होल्डिंग्स बेचने पर कुछ लाभ होता है तो इस रकम को निवेशकों को देने के बजाय दोबारा स्कीम में निवेशित कर दिया जाता है। निवेशक NAV देखकर इसका पता लगा सकते हैं क्योंकि रकम का निवेश करने के बाद NAV बढ़ जाती है, लेकिन निवेशकों को यूनिट्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। डिविडेंड देने का विकल्प। इस विकल्प में म्यूचुअल फंड स्कीम मुनाफा होने पर एक निश्चित अंतराल पर इस मुनाफे का एक हिस्सा निवेशकों को देती है। डेट फंडों के मामले में यह हिस्सा हर महीने, हर तिमाही या 6 महीने में एक बार दिया जा सकता है, जबकि इक्विटी फंड्स के मामले में इसको दिए जाने का समय निश्चित नहीं होता। किसी लिक्विड फंड में निवेशक को हर रोज या साप्ताहिक आधार पर डिविडेंड मिल सकता है। हालांकि निवेशकों को पता होना चाहिए कि डिविडेंड दिया जाना जरूरी नहीं होता। इसका मतलब है कि फंड हाउस निवेशक को हमेशा डिविडेंड देने के लिए बाध्य नहीं होते। यह डिविडेंड दे भी सकता है या नहीं भी। डिविडेंड पुनर्निवेश। इस विकल्प में डिविडेंड
निवेशकों को डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि डिविडेंड की रकम से और यूनिट खरीदार उसी फंड में इसका निवेश कर दिया जाता है। इन तीनों ही विकल्पों से अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं। हालांकि यह आपकी ज़रूरत पर भी निर्भर करता है कि आप किस विकल्प का चुनाव करेंगे। निवेशक के नज़रिए से देखो तो होने वाले फायदे का स्वरूप और इससे जुड़ी टैक्स देनदारी को ही दो अहम पहलू हैं, जिसके आधार पर इन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन अगर एक निश्चित समय में इन तीनों विकल्पों से मिलने वाले रिटर्न पर नज़र डाली जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इन्हें टैक्स मानकों के साथ देखने पर इनमें छुपे हुए अंतर नज़र आ जाते हैं। दरअसल ग्रोथ, डिविडेंड देने वाले और डिविडेंड पुनर्निवेश विकल्पों को चुनने से पहले इनसे जुड़े टैक्स नियमों को जानना काफ़ी अहम है, क्योंकि इन पर मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स लगाने के बाद इनसे जुड़ा रिटर्न बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबी अवधि और छोटी अवधि के लिए निवेश करने पर अलग अलग से टैक्स लगता है। इसके साथ ही इक्विटी और डेट फंड्स पर भी अलग तरीके से टैक्स लगता है। फंड कहाँ से और कैसे खरीदें? दोस्तों, ये सवाल है और इसका जवाब हम देखते हैं। निवेशकों के पास बाजार में मौजूद म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करने के कई तरीके हैं। निवेशक ऑनलाइन या ऑफलाइन या सीधे फंड हाउस के कोई भी प्लान खरीद सकते हैं। हर निवेश की तरह इन सभी विकल्पों के भी अपने फायदे और नुकसान हैं और निवेशक अपनी स्थिति के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान। सभी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने 1 जनवरी 2013 से मौजूदा सभी फंड स्कीम के लिए एक नया प्लान शुरू किया है, जिसे डायरेक्ट प्लान के नाम से जाना जाता है। यह प्लान ऐसे निवेशकों के लिए है जो किसी मध्यस्थ या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश नहीं करते। इस स्थिति में निवेशकों को एमएसपी की मौजूदा फंड स्कीम के मुकाबले कम एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, यानी निवेशकों को इस स्कीम में कम फीस भरनी पड़ती है। इसका मतलब है कि निवेशकों को इस विकल्प का चुनाव करने पर इसी तरह के दूसरे विकल्पों को तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि निवेशक फंड के रखरखाव के लिए कम फीस दे रहे हैं। बाजार में मौजूद रेगुलर प्लान्स की तुलना में डायरेक्ट प्लान्स में कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च बदला नहीं जाता है, जिसके चलते इस दोस्तों अध्याय 5 चालू हो रहा है, जिसमें हम निवेश को ट्रैक करना सीखेंगे। पिछले कई सालों में बाजार नियामक और दूसरी संस्थाओं ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश को सरल बनाया है। म्यूचुअल फंड में निवेश के बारे में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है, जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है और जिसके इस्तेमाल से निवेश का आनंद उठाया जा सकता है। फंड का रंग। बाजार नियामक सेबी ने फंड्स के लेबल और कलर कोड्स का मानकीकरण कर दिया है, जिसकी मदद से निवेशक सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। जोखिम के आधार पर कलर कोड्स बनाए गए हैं और इन्हें 3 कलर स्कीम्स में बांटा गया है। बहुत ज़्यादा जोखिम वाले उत्पादों के लिए भूरा रंग, मध्यम श्रेणी के जोखिम उत्पादों के लिए पीला रंग और सबसे कम जोखिम वाले उत्पादों के लिए नीला रंग है। निवेश की जाने वाली रकम को आधार बनाकर इन रंगों का चुनाव किया गया है। कलर कोड के आधार पर सभी तरह के इक्विटी उत्पादों को बहुत ज़्यादा जोखिम, अधिकतर डेट फंडों को सबसे कम जोखिम और सभी हाइब्रिड उत्पादों को इक्विटी और डेट का मिश्रण, मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उत्पादों में बांटा गया है। कलर कोड की मदद से निवेशक को यह जानने में मदद मिलती है कि कोई फंड हाउस किस तरह का निवेश कर रहा है और उसके साथ कितना जोखिम जुड़ा है। इस जानकारी की मदद से आप म्यूचुअल फंड बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स या मध्यस्थ के साथ बातचीत के लिए ज़रूरी जानकारी जुटा पाएंगे। कलर कोड आपको किसी म्यूचुअल फंड की पहचान करने और उसमें निवेश करने में मदद करेगा। इससे आप अपने जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि कलर कोड जोखिम और आपकी ज़रूरतों का पता लगाने की दिशा में पहला कदम हो सकते हैं, लेकिन केवल इसके आधार पर किसी फंड स्कीम का चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। आजकल फंड स्कीम के उत्पाद से जुड़े ब्यौरे की जानकारी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के पहले पन्ने पर उपलब्ध रहती है। इसके अलावा इस जानकारी को लेबल, संयुक्त आवेदन फॉर्म और विज्ञापनों में भी मौजूद रहता है। सेबी के मुताबिक उत्पाद की जानकारी का लेबल शुरुआती दौर में दिए जाने वाले मुख्य सूचना ज्ञापन KIM, स्कीम सूचना दस्तावेज और कॉमन एप्लीकेशन में स्कीम के बारे में दिए जाने वाले शीर्षक के काफ़ी नज़दीक होना चाहिए, ताकि यह निवेशकों को सही तरीके से दिख सके।
विवरण पत्र या ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है? सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए निवेशकों को विवरण पत्र या ऑफर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना जरूरी होता है। इसमें फंड स्कीम से जुड़ा ब्यौरा जैसे कि इश्यू के आने की तारीख, निवेश का उद्देश्य और दूसरी तमाम जानकारियाँ मौजूद रहती है। इश्यू आने की तारीख, यह बाजार में नए फंड ऑफर्स के आने और उसके खत्म होने की तारीख है। निवेश का उद्देश्य, इस भाग से म्यूचुअल फंड के किसी खास सिक्योरिटीज में निवेश करने का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। न्यूनतम निवेश, इस भाग में म्यूचुअल फंड उस न्यूनतम रकम की जानकारी देता है जो निवेशक किसी नए फंड ऑफर में लगा सकते हैं। इसके साथ ही न्यूनतम रकम के अलावा इसके मल्टीपल में किए जाने वाले निवेश के बारे में भी जानकारी मिलती है। निवेश की नीति, ऑफर डॉक्यूमेंट फंड मैनेजर्स द्वारा अपनाई जाने वाली निवेश की रणनीति की जानकारी देता है। साथ ही इससे यह भी जानकारी मिलती है कि निवेश किस तरह का है और आपकी पूंजी को किस तरह अलग अलग विकल्पों में निवेश किया गया है। जोखिम के कारक, ऑफर डॉक्यूमेंट में फंड से जुड़े जोखिम की जानकारी देना जरूरी होता है। आपको अलग अलग तरह के जोखिमों के बीच अंतर की जानकारी होनी चाहिए। हर फंड के साथ कुछ खास जोखिम क्यों जुड़े रहते हैं और यह जोखिम आपके पोर्टफोलियो पर किस तरह से असर डालते हैं। मानदंड, कोई फंड अपने लिए एक मानदंड तय कर उसकी तुलना में प्रदर्शन करता है। इस भाग से पता चलता है कि फंड का उसके द्वारा मानदंड की तुलना में प्रदर्शन कैसा रहा। इस भाग में दी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़िए और खासकर बेंचमार्क में किन घटकों का इस्तेमाल किया गया है इस पर जरूरत नज़र डालिए। फीस और खर्च, ऑफर डॉक्यूमेंट में खर्चों का ब्यौरा देना पड़ता है। इसमें एंट्री और एग्जिट लोड, एक फंड से दूसरे फंड में जाने का शुल्क, साल में बार बार होने वाले खर्चे, मैनेजमेंट फीस और निवेशकों को दी जाने वाली सेवा की लागत शामिल होती है। विवरण पत्र या प्रॉस्पेक्टस इन खर्चों का आपके फंड में किए गए निवेश पर पड़ने वाले असर की जानकारी भी देता है। मुख्य कर्मचारी, इस भाग से फंड कंपनी के प्रबंधन के मुख्य कर्मचारियों की शिक्षा और पेशेवर अनुभव का ब्यौरा मिलता है। इसमें फंड मैनेजर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हैं। लाभ बताने वाली जानकारी, म्यूचुअल फंड में निवेश से आप खासी टैक्स छूट ले सकते हैं। इसलिए किसी भी टैक्स छूट का फायदा लेने से पहले आपको मिलने वाले टैक्स लाभ की सही जानकारी लेना जरूरी है। सही जानकारी से आप अधिकतम टैक्स छूट का लाभ लेकर टैक्स लगने के बाद मिलने वाले रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। निवेशक को दी जाने वाली सेवाएं, इसमें दी जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा होता है जिसमें निवेशकों की सुविधा के लिए म्यूचुअल फंड द्वारा डिविडेंड का अपने आप होने वाला पुनर्निवेश, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट और रकम निकासी संबंधित जानकारियों का ब्यौरा होता है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या है? यह आपकी विस्तृत मसौदा होता है। इसमें किसी निवेशक के लिए फंड में निवेश करने से पहले मालूम होने वाली जानकारियों का ब्यौरा होता है। लेकिन निवेश करने से पहले आप एएमसी और डिस्ट्रीब्यूटर से यह जानकारी जरूर लें कि क्या फंड स्कीम लॉन्च होने के बाद एसआईडी में दिए गए शुल्कों के अलावा कोई और शुल्क तो नहीं वसूलेगा, क्योंकि कई बार खर्च के बढ़ जाने पर एसआईडी में बदलाव किया जाता है। इस तरह लगाए जाने वाले शुल्कों की जानकारी सेबी को दी जाती है और फिर इसे सभी यूनिट होल्डर्स तक पहुंचाया जाता है। या नियमों के अनुसार इस जानकारी को अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से भी निवेशकों तक पहुंचाया जा सकता है। निवेशक इसे म्यूचुअल फंड या इसके निवेशक सेवा केंद्र आईएससी या डिस्ट्रीब्यूटर से भी हासिल कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी का वक्तव्य, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस वक्तव्य में एएमसी के बारे में टैक्स और कानूनी मामलों के अलावा जानकारी मिलती है। एसआईडी का हिस्सा है और कोई स्कीम किस तरह से काम करेगी और इसे कैसे प्रबंधित किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए दोनों वक्तव्यों को अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। मुख्य जानकारी ज्ञापन की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? केआईएम में यह जानकारी होती है कि जो निवेशक किसी स्कीम में निवेश करने से पहले जानना चाहते हैं। कुछ हद तक यह एसआईडी का संक्षिप्त रूप होता है। म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट क्या है? किसी फंड की फैक्ट शीट में उस फंड से संबंधित तमाम जानकारी होती है। यह निवेशकों को बताती है कि उनके पैसे का निवेश कहाँ किया जा रहा है और उनका
निवेश कैसा प्रदर्शन कर रहा है। एएमसी हर महीने फैक्ट शीट जारी करती है जिसमें फंड के निवेश का प्रदर्शन और पिछले महीने के निवेश के बारे में जानकारी दी जाती है। फैक्ट शीट के जरिए निवेशक यह फैसला ले सकते हैं कि क्या उन्हें इस स्कीम में निवेश करना चाहिए। पहले से निवेश कर रहे निवेशक फैसला ले सकते हैं कि क्या उन्हें अपना निवेश जारी रखना चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म। म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में वह सारी जरूरी ब्यौरा होता है जो कि किसी स्कीम में निवेश के लिए चुने गए निवेशक को निवेश करने से पहले देना पड़ता है। इस ब्यौरे में निवेशक का नाम, पता, निवेश की राशि और एप्लीकेशन फॉर्म में देने के लिए जरूरी इस तरह की दूसरी जानकारियां शामिल होती है। बैंक अकाउंट का ब्यौरा और पैन कार्ड की जानकारी भी देनी पड़ती है। निवेशकों को दी जाने वाली अन्य सेवाएं। म्यूचुअल फंड निवेशक के तौर पर आप अपने निवेश में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समय से पहले एसआईपी खत्म करने और निवेश का वापस लेने का फैसला ले सकते हैं। समय के साथ आपने अपना घर बदला है और आप अपने अकाउंट में नए घर का पता देना चाहते हैं, या आपने अपना बैंक बदला है। निवेशकों को इस तरह की कई समस्याएं हो सकती है। प्रत्येक एएमसी इस तरह के बदलावों को करने की सुविधा देती है और हर तरह के बदलावों को करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स मौजूद हैं। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉर्म भरकर इसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या निवेशक सेवा केंद्र आईएससी में जमा करना पड़ता है। इसके साथ ही इन बदलावों को समायोजित कर लिया जाता है। मैं अपनी शिकायतों का निपटारा कैसे करूं? अक्सर ये क्वेश्चन रहता है निवेशकों का, तो इसका डिटेल हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्येक एएमसी स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में उस व्यक्ति का नाम देती है जिसे निवेशक अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफर डॉक्यूमेंट में म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज का ब्यौरा और एएमसी के निदेशकों और ट्रस्टीज का नाम भी दिया जाता है। आप http://investors.sebi.gov.in वेबसाइट पर सेबी के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर सेबी संबंधित म्यूचुअल फंड के पास मामले को ले जाती है और मामले का निपटारा नहीं होने तक इस पर नजर रखती है। अध्याय नंबर 6, आपका पहला फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय होने वाला है दोस्तों। यदि आप पहला फंड खरीदने वाले हैं तो इसको काफ़ी ध्यान से देखें। आप पहली बार जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वह कुछ अहम मानकों पर खरा उतरना चाहिए। फंड आपके लिए उपयोगी, समझ में आने वाला, सरल होना चाहिए, साथ ही उसमें निवेश करना आसान होना चाहिए। इक्विटी फंड यानी शेयर बाजार में निवेश करने वाले फंड ऐसे ही फंड है जो इन मानकों पर खरे उतरते हैं, खासकर अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। टैक्स बचाने वाले फंड। इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम यानी ELSS में निवेश करने पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। 80C के तहत आपको कुछ प्रोडक्ट्स में 1 लाख रुपए तक का निवेश करने पर छूट मिलती है और ELSS फंड इन्हीं प्रोडक्ट्स में शामिल है। हालांकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी निवेश करने के बाद आप 3 साल तक अपनी रकम निकाल नहीं सकते। लेकिन इस लॉक इन पीरियड के भी अपने फायदे हैं। इसमें न केवल आपकी पूंजी बढ़ती है बल्कि आप टैक्स की बचत भी करते हैं। मंथली इनकम प्लान MIP उन निवेशकों के लिए है जो कम जोखिम लेना चाहते हैं। निवेशकों के निवेश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन फंड्स में कुल निवेशित रकम की छोटी राशि का ही इक्विटी में निवेश किया जाता है, जबकि बाकी राशि डेट में निवेश की जाती है। यह फंड्स ऐसे निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है जो कम जोखिम और बेहतर रिटर्न के साथ हर महीने एक निश्चित आय चाहते हैं। बाजार में कुछ ऐसे MIP प्लान्स भी हैं जो इक्विटी और डेट फंडों के साथ ही सीमित मात्रा में सोने में निवेश का विकल्प भी देते हैं। अन्य विकल्प, आप S&P BSE या CNX निफ्टी पर आधारित इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप कंपनियों के शेयरों पर आधारित डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी निवेश किया जा सकता है। अगर आपके पास अतिरिक्त रकम है और आप छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो किसी लिक्विड फंड में भी निवेश कर सकते हैं।